लाइफ अक्सर सबसे सिंपल जगहों से शुरू होती है। अब्दुल कलाम के लिए वो जगह रामेश्वरम नाम का एक छोटा आइलैंड टाउन था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ऑनर और एक लोकल मस्जिद के इमाम थे। उनकी माँ आशी अम्मा एक दयालु और जेंटल हाउसवाइफ थीं। वे प्यार और विश्वास से भरी एक सिंपल लाइफ जीते थे। यंग कलाम ने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखी। उन्होंने अपनी माँ से अच्छाई और गहरी दयालुता में विश्वास सीखा। ये शुरुआती सबक उनकी पूरी लाइफ की नींव बन गए। कलाम का बचपन आसान नहीं था, लेकिन वो सीखने से भरा था। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। स्कूल जाने से पहले वे न्यूज़पेपर बांटते थे। इस छोटे से काम ने उन्हें हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस सिखाया। उन्होंने देखा कि कैसे हर छोटी कोशिश फैमिली की वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करती है। उन्होंने अपने काम और पढ़ाई को बहुत ध्यान से बैलेंस किया। इस रूटीन ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। इसने उन्हें उन बड़ी चुनौतियों के लिए प्रिपेयर किया जो लाइफ बाद में प्रेजेंट करेगी। वो समझ गए थे कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने का एक ही तरीका था, हार्ड वर्क। रामेश्वरम में पले बढ़े कलाम अलग अलग कल्चर और रिलीजन के मिक्सचर से घिरे हुए थे। उनके बेस्ट फ्रेंड अलग अलग हिंदू फैमिली से थे। वे अक्सर अपनी अलग अलग बिलीफ्स और कस्टम्स पर बात करते थे। इस एनवायरनमेंट ने उन्हें टॉलरेंस और यूनिटी के बारे में सिखाया। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे के फेथ का रिस्पेक्ट करते हुए शांति से एक साथ रह सकते हैं। इस शुरुआती एक्सपीरियंस ने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए उनके विजन को शेप किया। उनका मानना था कि नेशन की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में थी। उन्होंने इस बिलीफ को अपनी पूरी लाइफ में अपने साथ रखा, सबको पहले इंडियन के रूप में देखा। ये एक सिंपल फिर भी पावरफुल आइडिया था जो उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि खुद लाइफ से सीखा था। बहुत छोटी उम्र से ही कलाम आसमान से फैसिनेटेड थे। वे घंटों बर्ड्स को उड़ते हुए देखते थे। वे सोचते थे कि वे इतनी आसानी से इतनी ऊपर कैसे उड़ सकती हैं। फ्लाइट के बारे में इस क्यूरियोसिटी ने साइंस में एक डीप इंटरेस्ट जगाया। उन्होंने एक दिन खुद आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखा। ये सिर्फ एक बच्चे की फैंटेसी नहीं थी, ये लाइफ टाइम पैशन की शुरुआत थी। ये ड्रीम उनके एजुकेशनल चॉइसेस और उनके करियर पाथ को गाइड करेगा। ये क्यूरियोसिटी का छोटा सा बीज था जो एक छोटे से टाउन में बोया गया था, जो एक दिन एक बड़े ट्री में बदल जाएगा, लाखों लोगों की लाइफ को टच करेगा और इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कलाम एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। वो जानते थे कि एजुकेशन ही उनकी बेटर लाइफ और उनके उड़ने के ड्रीम को पूरा करने का इकलौता टिकट था। रामेश्वरम में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने चले गए। वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, हमेशा और ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि उन्हें जल्द ही रियलाइज हो गया कि फिजिक्स उनका ट्रू कॉलिंग नहीं था। उनका दिल इंजीनियरिंग में था। चीजों को बनाने, ऐसी मशीनें बनाने की इच्छा जो उड़ सके बहुत स्ट्रांग थी। इसलिए उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया। वो 1955 में मद्रास में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चले गए। ये एक बड़ा स्टेप था और इसमें बहुत सैक्रिफाइस की जरूरत थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लाइफ चुनौतियों से भरी थी। स्टडीज डिमांडिंग थी और पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। उनकी बहन को उनकी एडमिशन फीस भरने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां बेचनी पड़ी। इस सैक्रिफाइस ने कलाम को बहुत टच किया। इसने उन्हें सफल होने के लिए और भी डिटरमाइंड बना दिया। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि वो हार्ड वर्क करेंगे और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाएंगे। उन्होंने लाइब्रेरी और लैबोरेटरी में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी अपनी स्टडीज में लगा दी। उनके एक प्रोफेसर ने एक बार उन्हें एक बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दिया जिसमें डेडलाइन बहुत टाइट थी। कलाम ने उसे टाइम पर कंप्लीट करने के लिए दिन रात काम किया, मुश्किल से सोए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें परसेवरेंस और कमिटमेंट्स को पूरा करने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम का ड्रीम इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना था। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। वह अपने ड्रीम को अचीव करने के इतने करीब थे। सिर्फ 9 पोजीशन अवेलेबल थी और उनका रैंक 10वां था। उनका दिल टूट गया।
ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। वो शंटी और गाइडेंस के लिए ऋषिकेश गए। वहां वो एक स्पिरिचुअल लीडर से मिले जिन्होंने उन्हें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना और अपने कंट्री की सर्विस करने का दूसरा तरीका खोजना सिखाया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो समझ गए कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ साइंस और रिसर्च के लिए डेडिकेट करने का डिसीजन लिया, इंडिया को स्ट्रांग बनाने का एक नया तरीका खोजते हुए। एक साइंटिस्ट के रूप में उनकी जर्नी 1960 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हुई। उनका पहला प्रोजेक्ट एक छोटी होवरक्राफ्ट डिजाइन करना था। उन्होंने एक छोटी टीम और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया, लेकिन वह सफल रहे। बाद में 1961 में उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये वो जगह थी जहां उनके ड्रीम्स सच में शेप लेने लगे। वह इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। कई सालों की हार्ड वर्क और कई फेलियर्स का सामना करने के बाद SLV-3 ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था और इसने कलाम को एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया। उन्हें अपना ट्रू पर्पस मिल गया था। SLV-3 की ग्रैंड सक्सेस के बाद कलाम 1992 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ गए। उन्हें एक नई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का लीडर बनने को कहा गया। यह इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। गोल था मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। कलाम ने बड़े उत्साह के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को एक साथ लाया। उन्होंने उन्हें अपने विजन और अपनी सिंपल फिर भी पावरफुल लीडरशिप से इंस्पायर किया। उन्होंने टीम वर्क में बिलीव किया और सबा को अपने आइडियाज फ्रीली शेयर करने के लिए एनकरेज किया, जिससे एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट बना। उनकी लीडरशिप में प्रोग्राम ने रिमार्केबल सक्सेस अचीव की। प्रोग्राम ने कई पावरफुल मिसाइलें डेवलप की। इनमें अग्नि, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और पृथ्वी, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल शामिल थीं। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, वे इंडिया की बढ़ती साइंटिफिक पावर के सिंबल थे। कलाम के काम ने उन्हें एक नया नाम दिलाया। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। ये एक टाइटल था जो उन्होंने अपनी अथक डेडिकेशन और कॉम्प्लेक्स ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की अपनी एबिलिटी से कमाया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन साइंटिस्ट्स कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वे अपने मन में ठान लें। उन्होंने कंट्री को प्राउड फील करवाया और उसकी बॉर्डर्स को और सिक्योर बनाया। 1998 में इंडिया ने पोखरण, राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट्स की एक सीरीज कंडक्ट की। यह एक बोल्ड और सीक्रेट मिशन था। कलाम, जो तब प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे, ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। वह चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। टेस्ट्स पूरी तरह से सफल रहे। उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर के रूप में इंडिया की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। इस इवेंट ने इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में दुनिया को एक स्ट्रांग मैसेज दिया। इस हाई प्रेशर पीरियड के दौरान कलाम की शांत और स्थिर लीडरशिप वाइटल थी। उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो रिजल्ट्स दे सकते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। कलाम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मिसाइल बनाने और न्यूक्लियर टेस्ट्स की देखरेख तक लिमिटेड नहीं था। वह एक विजनरी थे जो कॉमन पर्सन की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने में बिलीव करते थे। उन्होंने एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट डेवलप करने पर काम किया, जिससे कई गरीब पेशेंट्स के लिए हार्ट ट्रीटमेंट अफोर्डेबल हो गया। उन्होंने पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए कैलिपर्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले हल्के प्रोस्थेटिक मटेरियल को डिजाइन करने में भी मदद की। इन प्रोजेक्ट्स ने उनके कंपैशनेट साइड को दिखाया। वह सिर्फ युद्ध के साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि शांति के साइंटिस्ट थे। वह अपने नॉलेज का यूज दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए करना चाहते थे, सच में ह्यूमैनिटी की सर्विस के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हुए। 2002 में
कलाम की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्हें इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ये कई लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग चॉइस थी, क्योंकि वह एक पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन वह लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस थे। वह एक महान इंटीग्रिटी, विजडम और ह्यूमिलिटी वाले व्यक्ति थे। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने ग्रैंड प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए खोल दिए। वह कंट्री के हाईएस्ट ऑफिस को सबा के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते थे। उन्होंने पूरे कंट्री में ट्रैवल किया, लाइफ के हर फील्ड के लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी और एक डेवलप्ड इंडिया के लिए अपने ड्रीम्स शेयर किए। प्रेसिडेंट कलाम को यंग लोगों से खास प्यार था। उनका मानना था कि इंडिया का फ्यूचर उसके यूथ के हाथों में था। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत टाइम बिताया। वह उनसे बड़े सपने देखने और उन सपनों को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करने को कहते थे। उनके स्पीचेस सिंपल, पावरफुल और होप से भरे होते थे। वह अक्सर कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स थॉट्स में बदलते हैं और थॉट्स एक्शन में रिजल्ट करते हैं। उन्होंने लाखों यंग माइंड्स को खुद पर और अपने कंट्री पर बिलीव करने के लिए इंस्पायर किया। वह उनके माइंड्स को इग्नाइट करना चाहते थे और उन्हें साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छे इंसान बनने के लिए एनकरेज करना चाहते थे। 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में उनका टेन्योर खत्म होने के बाद डॉ. कलाम ने शांत लाइफ में रिटायरमेंट नहीं ली। वह अपने पहले प्यार टीचिंग में वापस आ गए। वह पूरे इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने यूथ को इंस्पायर करने का अपना मिशन जारी रखा। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें उनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर शामिल है, जिसने अनगिनत रीडर्स को मोटिवेट किया है। उन्होंने अपने लाइफ के हर मोमेंट का यूज नॉलेज और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए किया। वह मानते थे कि एजुकेशन दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल हथियार है। उन्होंने बिना थके ट्रैवल किया। 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इंडिया के लिए अपना विजन शेयर करते हुए 27 जुलाई 2015 को जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, वह करते हुए डॉ. कलाम की जर्नी खत्म हो गई। वह शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर से पूरे नेशन में उदासी की लहर दौड़ गई। कंट्री ने अपने प्यारे लीडर के लॉस का शोक मनाया। लेकिन डॉ. कलाम की लाइफ उदासी की कहानी नहीं है। यह होप, हार्ड वर्क और इंस्पिरेशन की कहानी है। उनका लेगेसी उनके आइडियाज और उनके वर्ड्स में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि आप कहीं से भी क्यों ना हो, डेडिकेशन और एक नोबल पर्पस के साथ आप सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और अपने नेशन की सर्विस कर सकते हैं।